माई सेल्फ इज समी। वेलकम टू समी 3 कॉर्नर। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर क्लास 10th का जो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फेडरलिज्म यानी संघवाद। अब ये संघवाद क्या होता है, इसके बारे में जो है आपको जो है पहले इंफॉर्मेशन जो है देते हैं कि ये चैप्टर हमारे प्रीवियस चैप्टर का ही कनेक्टेड पार्ट है। यानी प्रीवियस चैप्टर जो आपने पावर शेयरिंग का जो चैप्टर जो है पढ़ा था, अच्छी से देखा था, ये उससे ही जुड़ा हुआ है और उससे के बाद की यह नॉलेज को जो है अपडेट करता है। अब जो है फेडरलिज्म के बारे में जो है हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें पावर शेयरिंग को ही समझना होगा कि पावर शेयरिंग में पावर को किस तरह शेयर किया जाता है। अपने डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में उसको शेयर किया जाता है। उससे पावर घटती नहीं है, बल्कि जो है वो डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह जो है हम इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले हैं, संघवाद यानी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की जो है झलक आप जो है हमारे पिछले जो चैप्टर के अंदर जो है एक देख चुके हैं, छोटा सा ट्रेलर देख चुके हैं जिसका नाम था पावर शेयरिंग। अब हम उससे आगे की ये बात कर रहे हैं और इसमें आगे की ये बात में जो है ये है कि अगर एक जो है गवर्नमेंट का जो लेवल वो पूरे जो कंट्री के लिए हो सकता है, दूसरा जो है ये लेवल जो है पूरा जो है उसके लिए मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए हो सकता है, तीसरा लेवल किसी जो रीजन के लिए हो सकता है। जैसे अलग अलग लेवल यानी दो या दो से ज्यादा अगर गवर्नमेंट के लेवल हैं तो जो है वो जो है पावर शेयरिंग कहलाता है। और ये डिफरेंट लेवल ऑफ जो है गवर्नमेंट के जो लेवल होते हैं डिफरेंट, जिसमें दो या दो से ज्यादा लेवल होते हैं, वही जो है फेडरलिज्म कहलाता है। अब ये फेडरलिज्म को हम कंप्लीट और डिटेल उसके अंदर जो है पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या जो है स्टडी करेंगे कि संघवाद क्या है, यानी व्हाट इज फेडरलिज्म, और क्या भारत को एक संघीय देश बनाते हैं, यानी कौन सी जो है पॉइंट भारत को संघीय देश बनाते हैं, फेडरल कंट्री बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, और संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है, कैसे जो है हम इसको प्रैक्टिस में लाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान राज्य और लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषा नीति के बारे में पढ़ेंगे, सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया और भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो ये जो है नोट कर लीजिए, जो हम जो क्या क्या जो पढ़ने वाले हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं जो है ये देखिए, व्हाट इज संघवाद, संघवाद क्या है, क्या भारत को एक संघीय देश कहा जा सकता है और संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है। इसके बाद भाषा विज्ञान राज्य के बारे में बात करेंगे। हम यह लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बात करेंगे। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में जो पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर के अंदर जो है हम जो है सब कुछ ये पढ़ने वाले हैं। तो ये अब आपको जो बिल्कुल जो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हम जो है हमारा जो इस चैप्टर का जो बैटल ग्राउंड जो है क्या होने वाला है और हम इस चैप्टर के अंदर जो है क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो है जो झलक आपने जो पिछले वीडियो के पिछले चैप्टर में जो देखी, उससे आगे की ये डिटेल स्टडी है और ये कनेक्टेड जो चैप्टर है जो है पावर शेयरिंग से। इस वीडियो में आपको मैं रिकॉल कराऊं कि जो हमने जो है पावर शेयरिंग का जो पिछला जो चैप्टर जो पढ़ा था, उसमें हमने दो कंट्री को जो है स्टडी किया था, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम ने जो है भाषा के आधार पर अलग अलग जो है जो रीजन के अंदर जो है भाषा बोली जाती थी, उन लोगों को जो है उन्होंने अकोमोडेट किया, उन लोगों को जो है उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो ये बेल्जियम का जो उदाहरण था। और उन्होंने जो है कहते हैं ना ये मतलब अलग अलग रीजन के अंदर जो है छोटी मतलब गवर्नमेंट के लेवल को जो स्टेब्लिश किया। और दूसरी तरफ जो श्रीलंका ने जो है यूनिटरी फॉर्म जो का जो है वो पालन किया। तो ये एक तरफ बेल्जियम और दूसरी तरफ श्रीलंका। अब हम जो है उस स्टोरी को रिकॉल कर रहे हैं कि जो है क्या वहां पे जो है फेडरलिज्म के जो है सिम्टम्स या जो है लक्षण पाए जाते थे या नहीं। तो ये हम जो है
फेडरलिज्म के बारे में जो सबसे पहले जो है, जो पिछले चैप्टर से जो है रिलेटेड जो वो जो नॉलेज है उसको हम जो है लेते हैं। तो इसमें हमने जो बेल्जियम को जो है लिया और यह दूसरी तरफ जो है अपने श्रीलंका को लिया। तो श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यकवाद का जो है उन्होंने जो है उनको प्रमोट किया उनको, और जो भी जो है माइनॉरिटी के अंदर थे उनको जो उन्होंने डिस्करेज किया। वहीं जो है बेल्जियम ने जो है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का ख्याल रखते हुए वहां के लोगों को जो है उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर जो है हिस्सेदारी दी, सत्ताधारी दी। तो यानी सत्ता की जो साझेदारी वहां पे हमें बेल्जियम के अंदर दिखाई देती है, लेकिन जो है श्रीलंका के अंदर हमको जो है ये देखने को नहीं मिली। तो इस तरह आपने जो है देखा कि जो हम फेडरलिज्म के जो कुछ कनेक्टेड जो पार्ट है वो हम पिछले चैप्टर से भी जो ले रहे हैं, और आगे भी डिटेल स्टडी जो है हम इंडियन कंटेक्स्ट में भी जो करेंगे। क्या इंडिया जो है में जो फेडरल कंट्रीज के जो सारे के सारे जो है पॉइंट्स है नजर आते हैं या नहीं आते। तो हम जो है देखते हैं आगे अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। इस चैप्टर का जो सबसे पहला पॉइंट हमारा है व्हाट इज फेडरलिज्म। आखिर फेडरलिज्म होता क्या है। ये तो अभी आपने हमने बताया कि अगर दो या दो से ज्यादा गवर्नमेंट के लेवल होते हैं या उससे जो ज्यादा होते हैं तो हम उसको फेडरलिज्म कहते हैं। अब इसी को जो हम आगे बढ़ाते हुए, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन a central authority and various constituent unit of the country. Usually a federalism has two level of government, यानी कम से कम दो लेवल तो गवर्नमेंट के होने ही चाहिए। ये पहले पॉइंट से हमको क्लियर हो रहा है। वन इज गवर्नमेंट for the entire country that usually responsible for few subject of common national interest. The other are government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administration of the state. Both these level of government enjoy their power independent of the other. और दूसरी तरफ यूनिटरी यानी उसका अपोजिट, फेडरलिज्म का अपोजिट क्या है, यूनिटरी सिस्टम। फेडरेशंस are contrasted with the unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-unit are subordinate to the central government. The central government can pass an order to the provincial of the local government. तो ये आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया दोनों को में डिफरेंस क्या है, यानी फेडरलिज्म क्या है और उसका अपोजिट यूनिटरी सिस्टम क्या है। ये हमने जो है आपको क्लियर कर दिया। तो बिल्कुल आपको जो है समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म और यूनिटरी या गवर्नमेंट के अंदर क्या जो है अंतर है। तो अब हम जो है आगे ये देखते हैं कि इसके अंदर जो है इसी का जो है हमने हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो आपको जो है इसके अंदर अगले वीडियो के अंदर आप जो शो हो रहा है। इसमें ये देखिए, संघवाद सरकार की एक प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसको हम जो है क्या कहते हैं, जो है ये संघवाद जो है कहते हैं। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है। दूसरी तरफ जो है आमतौर पर एक संघ में सरकार के दो स्तर होते हैं। एक पूरे देश की सरकार है जो आमतौर पर समान राष्ट्रीय हित और कुछ विषयों के लिए जिम्मेदार होती है, और अन्य प्रांतों या राज्यों के स्तर में सरकारें जो अपने राज्य के लिए दिन प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करती हैं। सरकारों के ये दोनों स्तर एक दूसरे के से स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति का आनंद लेते हैं। दूसरी तरफ एकात्मक प्रणाली संघों की तुलना एकात्मक सरकारों से की जाती है। एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत या तो सरकार का एक ही स्तर होता है या उप इकाइयां केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती है। केंद्र सरकार प्रांतीयों और स्थानीय सरकार को आदेश तो दे सकती है, लेकिन जो है वो जो है इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो है किस तरह जो है फेडरलिज्म क्या है और यूनिटरी सिस्टम क्या है। ये अच्छे से बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। अब हम जो है इसी को इलाबोरेट करते हुए अपने अलग पॉइंट पे जो है जाते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है, इसी को हम और आगे एलाबोरेट करते हुए जो हम इसके की फीचर्स की बात ये करेंगे। की फीचर कौन से होते हैं। देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ or tier of government. Different tiers of government govern the same citizen, but each tier has its own jurisdiction in
specific matter of legislation, taxation, and administration. The jurisdiction of the respective level of tier of government are specified in the constitution, so the existence and the authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such change require the consent of both the level of the government. The courts have the power of interpret the constitution and the power of different level of government. The highest courts act as an umpire. Dispute arise between the different level of government in the exercise of their respective power. अब जो है sources of the revenue of each level of government are clearly specified to ensure the financial autonomy. The federal system thus has dual objective: to safeguard and promote, and number two, accommodate regional diversity. यानी regional diversity की बात हम जो है हमने जो है जहां पे बेल्जियम के बारे में हमने जब पढ़ा था वहां पे हमने रीजनल डाइवर्सिटी को भी जो है हमने अकोमोडेट किया था बेल्जियम के अंदर। और बेल्जियम की जो है उदाहरण से हम जो है बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि वहां पे जो है फेडरलिज्म के जो है कि सारे के सारे फीचर उन्होंने जो शो किए थे। तो ये आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये फेडरलिज्म आखिर है क्या। फेडरलिज्म के बाद हम इसको और एलाबोरेट करके आगे बढ़ते हुए जो करेंगे। जब संघवाद की प्रमुख विशेषता के बारे में जब बात कर रहे हैं, अब जो है ये सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक को नियंत्रित करते हैं, लेकिन कानून, कराधान, प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सरकार से संबंधित स्तरों और क्षेत्राधिकार संविधान में निर्दिष्ट हैं, इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी होती है। संविधान के मूल प्रावधानों को एक स्तर के सरकारों द्वारा एक तरफ नहीं बदला जा सकता। न्यायालयों द्वारा संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों की शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय एक अंपायर का कार्य करता है। यदि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच उनकी शक्तियों के प्रयोग में विवाद कोई उत्पन्न होता है तो उस विवाद को जो है सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय के द्वारा जो है इसको जो है रिजॉल्व किया जाता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं जितने भी जो फाइनेंशियल मैटर होते हैं वो केंद्र सरकार के पास होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। और इसके अलावा जितने भी जो मैटर होते हैं जो रीजनल डाइवर्सिटी वाले होते हैं वो सारे के सारे रीजनल गवर्नमेंट या नीचे की जो स्तर के जो सरकारों के पास होते हैं और उनके विवादों का बंटवारा और जो है उनका जो है पालन वो अच्छे भले भांति इंडिपेंडेंट ढंग से करते हैं। तो यानी इस प्रकार संघीय व्यवस्था के दो उद्देश्य हैं: रक्षा को बढ़ावा देने के लिए और क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करने के लिए। तो ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया कि संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। इनको बहुत अच्छे से जो है बिठा लीजिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो है ये इतने प्रकार में से कोई दो प्रकार, एक प्रकार या कोई भी आता है तो वो आपको संघीय व्यवस्था के बारे में बताता है या नहीं बताता, ये आपको डिसाइड करके जो है इसमें जो है मतलब क्लियर कट इसका आंसर आपको देना पड़ता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद आखिर है क्या। अब हम और आगे जो है एलाबोरेट करते हैं इसको जो है। अब संघवाद है क्या? टू एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद की संस्थाओं और व्यवहारों के लिए दो पहलू महत्वपूर्ण हैं। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। विभिन्न स्तरों पर सरकार को सत्ता के बंटवारे की कुछ नियमों के सहमत होना चाहिए और दे शुड आल्सो बी वुड बी अबाइड बाय द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। उन्हें यह भी भरोसा होना चाहिए कि प्रत्येक समझौते के अपने हिस्से का पालन करना है। और आदर्श संघवाद प्रणाली की बात हम यह कर रहे हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू द लाइव टुगेदर। आपसी विश्वास और साथ रहने का एक समझौता होता है। केंद्र सरकार और नीचे की स्तर की जो सरकारें होती हैं उनके बारे में जो है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ताकि जो है उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, और विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उस विवाद का यह सॉल्यूशन न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो यह बात आपको क्लियर हो गई।
संघवाद क्या है, इसको बिल्कुल हम एक एक करके एलाबोरेट करते जा रहे हैं। पॉइंट्स को जो है समझते जाइए और क्लियर हो जाएगा बिल्कुल जो आपको जो है किस तरह हम जो है संघवाद की बात कर रहे हैं। और आइडियल फेडरलिज्म की बात जो कर रहे हैं संघवाद की, वो जो है उसके बारे में हम क्लियर कट आपको बता रहे हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस of power between central and the state government varies from federation to another. There are two kinds of routes through which federation have been formed: coming together federation and holding together federation। यानी दो तरह से जो है फेडरेशन के रूट को जो है हम डिसाइड करते हैं और इसको जो एक्सप्लेन करते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक एक करके हम जो एग्जांपल लेंगे। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर इन्वॉल्व independent state coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling the sovereignty and the retaining identity they can increase their security। USA, Switzerland and Australia के ये उदाहरण हैं। All the constituent states usually have equal power, are strong vis-a-vis federal government। तो ये अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर हम जो दो ये रूट होते हैं। ये बिल्कुल ये एमसीक्यू के अंदर भी जो अक्सर आता है कि हाउ मेनी रूट्स आर फॉर फेडरेशन, मेकिंग फेडरेशन, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर। तो ये एमसीक्यू के अंदर भी आप जो है इसको जो अच्छे से जो है कर पाएंगे कि आपको ये दो रूट ये क्लियर होने चाहिए कि ये दो कौन कौन से जो है रास्ते हैं जो फेडरेशन की तरफ हमको लेकर के जाते हैं या फेडरेशन को यह डिफाइन करते हैं। तो ये अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब और इसको एलाबोरेट करते हैं हम जो है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्ति का सटीक संतुलन एक महासंघ से दूसरे संघ में भिन्न होता है। दो प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया जाता है: एक साथ आना संघ और एक साथ पकड़े संघ। एक साथ आना संघ के अंदर एक बड़ी इकाई बनाने के लिए स्वतंत्र राज्यों का एक साथ आना शामिल है, ताकि संपूर्णता को जमा करके पहचान बनाए रखकर अपनी सुरक्षा बढ़ा सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसके उदाहरण हैं। सभी घटक राज्यों के पास आमतौर पर समान शक्ति होती है और वे संघीय सरकार की तुलना में मजबूत होते हैं। तो ये अच्छे से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके अंदर जो है हमने यानी संघवाद के बारे में, फेडरेशन के बारे में जो दो मार्ग होते हैं, दो रूट होते हैं, उनको जो है क्लियर कट बताया। तो ये अच्छे से आपको जो है आ गया समझ में। तो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल ये याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू के अंदर आने वाले सवालों में से एक हो सकता है कोई सवाल। अब हम बात करेंगे होल्डिंग टुगेदर के बारे में। जो है होल्डिंग टुगेदर के अंदर जो है फेडरेशन ये कौन सी होती है? लार्ज country decide to divide power between the constituent state and the national government. India, Spain, Belgium are example of this kind। यानी बिल्कुल अच्छे से ये याद कर लीजिए ध्यान से जो है कि ये होल्डिंग टुगेदर के अंदर इंडिया, स्पेन और बेल्जियम जो है इसके उदाहरण हैं। जो फेडरेशन के दो रूट हैं उनके अंदर दूसरे रूट के अंदर इंडिया, स्पेन और बेल्जियम आते हैं, इसके उदाहरण हैं। और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू मोर पावरफुल विज टू द स्टेट। यानी स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले में सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार बहुत मजबूत होती है। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। इसके अंदर कुछ जो है यूनिट को जो है स्पेशल पावर भी जो है दिए जाते हैं। तो जो है ये सारे के सारे जो उदाहरण किसके हैं? ये होल्डिंग टुगेदर के जो है उदाहरण हैं। इसके अंदर जो है होल्डिंग टुगेदर के जस्ट ये सारे पॉइंट हैं। बिल्कुल अच्छे से इनको जो है जहन में बिठा लीजिए, मस्तिष्क में रख लीजिए समझ के। उसी का हिंदी पार्ट जो है संघों को एक साथ रखना, बड़ा देश अपनी शक्ति को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है। भारत, स्पेन और बेल्जियम इस प्रकार का उदाहरण है। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। अक्सर महासंघ के विभिन्न घटक इकाइयों के पास असमान शक्तियां होती हैं। कुछ इकाइयों को विशेष शक्तियां प्रदान की जाती हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया। दो मार्गों को हमने बिल्कुल अच्छे से हिंदी में और इंग्लिश में क्लियर कर दिया। अब आप बिल्कुल इनके उदाहरण को भी
अपने जो जहन में रखिए, दिमाग में रखिएगा कि कौन से जो है यह 2 मार्क हैं जो फेडरेशन के बारे में हमको बताते हैं। अगले और हम इसे एलाबोरेट करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि क्या भारत में संघीय व्यवस्था है। भारत में संघीय व्यवस्था के सारे वो पॉइंट हमको दिखाई देते हैं, नजर आते हैं। अब जो है वो सारे फीचर्स के आधार पर भारत को हम जो है संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो क्या प्रैक्टिकली तौर पे भी जो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है कि ये हमको जो है संघीय व्यवस्था का हम जो पालन कर रहे हैं। तो हम जो है इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट India as a union of state, although it did not use word federation. The Indian Union is based on the principles of federation. लेकिन इंडियन यूनियन बेस्ड है, जितने भी जो है सिद्धांत हैं फेडरेशन के उनके ऊपर आधारित है। संविधान ने भारत को राज्य का संघ घोषित किया, यद्यपि इस संघ शब्द का प्रयोग तो नहीं किया। भारतीय संघ संघवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। फीचर ऑफ फेडरेशन के अंदर डू दीज फीचर अप्लाई टू दी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये सभी विशेषताएं भारतीय संविधान के प्रावधानों पर लागू होती हैं या नहीं होती। इसको भी हम और एलाबोरेट करते हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरेशन, ऐसी कौन सी जो वो है प्रणाली जो है जो हमको जो फेडरेशन या बताती है या बनाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरेशन कंट्री, भारत में संघीय व्यवस्था है या नहीं। नंबर 1, the constitution originally provided for a two-tier system of government, the union government or what we call the central government, representing the union of the state and the state government later। संविधान के मूल रूप से केंद्र सरकार, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, भारत संघ और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार की 2 स्तरीय प्रणाली प्रदान की। A third tier of federalism was added in the form of पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, और बाद में संघवाद का एक तीसरा स्तर पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में जोड़ा गया। Each tier enjoys separate jurisdiction specified in constitution। प्रत्येक स्तरों को अलग अलग अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं, संविधान में निर्दिष्ट। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए थ्रीफोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब संविधान ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का 3 गुना वितरण प्रदान किया है। वो कौन कौन सा प्रदान किया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, यानी 3 तरह की जो है लिस्ट जो है हमारे संविधान के द्वारा जो है हमको जो है प्राप्त होती हैं, जो एक्सप्लेन होती हैं, जिसके द्वारा जो है अलग अलग जो है सरकारें जो है अलग अलग जो है अपने जो है अधिकार क्षेत्र के अंदर जो है कानून बनाती हैं और उनका जो है पालन करती हैं। अब इनको भी हम एलोबरेट करते हैं कि यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और कंकरेंट लिस्ट क्या है, जिसके आधार पर हम ये जो है जान पाएंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था चल रही है। इसमें भी जो है देखिए मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन जो बनेगा, और वो क्या कि जो है वो कौन कौन सी लिस्टें हैं कि जो है जिसके आधार पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो मिली जुली जो मतलब जो है जो अलग स्तर की जो सरकारें हैं वो कानून बनाती हैं। तो आपको जो 3 लिस्टों का जो है जिक्र करना है। यूनियन लिस्ट के बारे में अब सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे यूनियन लिस्ट क्या होती है। सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, इन जो है मुद्दों पर जो है हमारी केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है और उनके जो है पालन करने की जो है व्यवस्था करती है। तो यह राष्ट्रीय महत्व के विषय जितने भी होते हैं, देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा आदि, यानी करेंसी नोट छापना, बैंकों का जो संचालन करना और देश की रक्षा का जो है अपना जो है मतलब उसका जो है हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी, और विदेशी मामले यानी फॉरेन अफेयर्स के जितने भी मामले हैं वो सब यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। अब जो इसके बाद जो है बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर, और वो इस सूची में शामिल है क्योंकि हमारे पूरे देश की में इन मामलों का एक समान नीति की आवश्यकता है। हमें जो है एक जैसी करेंसी चाहिए, एक जैसी जो है हमको जो है मतलब जितने भी जो मतलब बैंकिंग का यह सिस्टम है वो चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन का सिस्टम जो चाहिए, ये सारे के सारे जो है हम
इसी लिस्ट के अंदर जो है एक्सप्लेन करते हैं। संघ सूची में उल्लेखित विषयों से संबंधित कानून केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है और इन मामलों में सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि यूनियन लिस्ट के अंदर जो है क्या क्या जो चीजें जो है शामिल हैं। अब जो हम अगले उस पे पॉइंट पे चलते हैं एलैबोरेट करते हुए। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। अब स्टेट लिस्ट क्या होती है? contains subject of state and the local importance such as police, trade, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। ये ऐसे जो विषय हैं जिनके ऊपर स्टेट को जो है फुल पावर होती है कि वो जो है कानून बनाए और उनका पालन करने का जो है इंतजाम भी करे। इसमें राज्य और स्थानीय महत्व के विषय जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई सब शामिल है। स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, adoption and succession, both union as well as state government can make law on the subject mentioned in this list. राज्य सरकारें वन, ट्रेड, यूनियन, विवाह, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार इस सूची में उल्लिखित विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो ये हमने बात की जो है स्टेट गवर्नमेंट की, ये स्टेट लिस्ट के अंदर जो शामिल जो है कौन कौन से पॉइंट जो है शामिल हैं। अब हम और आगे एलोबरेट करते हैं इसको जो है। अब इसके बाद आता है कंकरेंट। कंकरेंट जो है यानी लिस्ट के अंदर, इसके अंदर यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है दोनों ही मिलकर के कुछ कानून बनाती हैं और समान हित का जो है इसके अंदर विषय जो है शामिल होता है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के वन, ट्रेड, यूनियनों, विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार दोनों के लिए ही सामान्य हित के विषय में शामिल हैं। Both the union as well as the state government can make laws on the subject mentioned in this list. इसके बाद यदि उनके कानून एक दूसरे से टकराते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो है ये ऐसी हालत क्यों होती है, ऐसे जो है प्रोविजन क्यों क्रिएट होते हैं। तो ये इसके बारे में और हम एलोबरेट करते हैं जो है। और भारत में संघीय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए जो है हम इस पॉइंट को जो है क्लियर कर दें कि इसके बाद कुछ रेजिडरी सब्जेक्ट भी होते हैं। ऑल दो सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बचे हुए रह गए, जो कि ना यूनियन लिस्ट में शामिल थे, ना स्टेट लिस्ट में शामिल थे, ना यह कंकरेंट लिस्ट में शामिल थे। तो वो जो है सब्जेक्ट जो है रेजिडरी या सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो जो भारत के अंदर, भारत में संघीय व्यवस्था को जो है मतलब बनाए रखने में और जो उसको जो है संभाल के रखने में, अरेंज करने में जो है ये सारे के सारे पॉइंट या ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो भारत को एक संघीय व्यवस्था बनाती है। तो ये आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें अक्सर जो है एक नंबर वाले सवाल, यानी अब तो सारा पेपर आपका एमसीक्यू का ही आने वाला है, सारे सवाल एमसीक्यू के ही आने वाले हैं। तो इनको ये चैप्टर को ये अच्छे से ये करते रहिए, पेपर पे नोट करते रहिए, आपको बहुत काम आने वाला है। इसी के चलते हुए हम ये चौथा पॉइंट जो हम अपना जो आपको ये बता दें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन डू नॉट गिव इक्वल पावर्स टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। इसकी घटक इकाइयों के समान अधिकार ना दें। All the state in the Indian Union do not have identical power. भारतीय संघ के सभी राज्यों में समान शक्तियां नहीं हैं। Some state have enjoy special status. कुछ राज्यों में विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहां पे जो है विशेष जो दर्जा जो है दिया हुआ है। अब इसको ही एक्सप्लेन करते हुए जो हम आपको जो बताएंगे कि एक्सप्लेन कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन यानी फेडरेशन को बनाए रखने में यानी ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि भारत में जो एक संघीय व्यवस्था लागू करने में या बनाए रखने में जो है सहायक होती है। इसको और एलाबोरेट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जो बात करते हैं कि जो हमारे पास केंद्र सरकार के अलावा जो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेशों की जो है अवधारणा के अंदर आते हैं, यानी जो है जिसे हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी, यानी उनका जो है देखभाल, उनका कंट्रोल पूरा केंद्र सरकार के पास होता है। उसी को जो है हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के अंदर आप जिस कैपिटल के अंदर रहते हैं वो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही जो है आता है।
कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणाएं कैसे आई। यूनिट ऑफ इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, इनके पास शक्तियां बहुत कम होती हैं, और भारतीय संघ की इकाइयां जिन्हें बहुत कम शक्तियां प्राप्त हैं। देयर आर एरिया which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state, किसी दूसरे उसके अंदर जो वो एग्जिस्ट करे, उसके लिए जो है बेहतर यह है कि वो एक ऐसा जो है वो है एक ऐसे क्षेत्र जिसमें स्वतंत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन जिनका किसी भी मौजूदा राज्य में विलय नहीं किया जा सकता, उनको मर्ज नहीं किया जा सकता, उनको हम यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। These territory do not have the powers of the state. इन क्षेत्रों में एक राज्य की शक्ति नहीं होती। Central government has a special power in running this area. Example: चंडीगढ़, लक्षद्वीप, capital city of Delhi are called union territory. उदाहरण के आपको जब के सामने हैं, ये सारे के सारे जो है यूनियन टेरिटरी के ही पार्ट हैं। तो ये भारत में संघीय व्यवस्था का संचालन और जो है उसका जो है देख रेख, उसका अरेंजमेंट होने के लिए ये सारी जो है जरूरतें भी एक जो है फीचर को जो है आपको एक्सप्लेन करती हैं। आगे हम और एलोबरेट करते हैं। अब बात करते हैं हम जो है पावर शेयरिंग की। भारत में संघीय व्यवस्था को और एलोबरेट करते हुए जो है हम जो बात कर रहे हैं पावर शेयरिंग। बेसिक टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की संरचनाओं के लिए बुनियादी। इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, सत्ता के बंटवारे की इस व्यवस्था में बदलाव करना आसान नहीं। पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज ऑफ द अरेंजमेंट, संसद स्वयं इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसमें किसी बदलाव को पहले संसद में दोनों सदनों द्वारा कम से कम 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है, तब जाकर के जब वो क्लियर होता है। फिर कुल राज्यों में कम से कम आधे राज्यों को विधान मंडलों द्वारा भी इसकी पुष्टि करानी होती है। तो ये पावर शेयरिंग का जो है एक जो है पार्ट है, जो कि हमने प्रीवियस जो है उनके अंदर अध्याय के अंदर जो है पढ़ा। तो ये भारत में संघीय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए जो है हम इसको ये कर रहे हैं। द जुडिशरी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द implementation of constitutional provisions and procedure, न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी हमारी जुडिशरी। in case of any dispute about the division of power, the high court and the supreme court make a decision. शक्तियों के विभाजन के बारे में किसी भी विवाद के मामले में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेते हैं। The union government and state government have power to raise resources by levying taxes in the order to carry the government and the responsibility assigned to each of them. केंद्र और राज्य सरकारों के पास सरकार और उनमें प्रत्येक को सौंपी गई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कर लगाकर संसाधन जुटाने की जो है शक्ति होती है। तो ये जो है कि सारे के सारे जो है भारत में संघीय व्यवस्था कौन कौन सी है, किस प्रकार जो है वो जो है ये जो है हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है, और उसमें जुडिशरी की क्या भूमिका होती है, ये इससे आपको जो है क्लियर हो गया होगा। इसी को और एलोबोरेट करते हुए हम और नेक्स्ट इस पे जो स्लाइड पे जो चलते हैं। अब बात करते हैं हम जो है कि जो संघीय व्यवस्था जो है कैसे जब प्रैक्टिस में चलती है, यानी संघीय व्यवस्था कैसे चलती कैसे है, यानी फेडरलिज्म संघवाद वर्सेस सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म और संघवाद की सफलता, यानी दो चीजें हैं, एक तो संघवाद और दूसरा जो है सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म की। यह जो संघवाद की जो है हमको जो है फीचर्स तो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सफलता भी है, क्या यह सक्सेस भी है उसकी फेडरलिज्म की, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जो है। तो ये बिल्कुल अच्छे से जो समझ लीजिए कि ये एक तो खाली फेडरलिज्म यानी थ्योरी की बात, और एक है प्रैक्टिकल की बात कि प्रैक्टिकली क्या संघवाद है उस कंट्री के अंदर, और ये मतलब प्रणाली कैसे काम करती है, कैसे चलती है, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम जो है। तो बिल्कुल अच्छे से जो समझ लीजिएगा, और इसको जो है आगे हम बढ़ाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर
necessary for the success of federalism, but these are not sufficient. ये क्या ये जरूरी नहीं है, मतलब the real success of federalism in India can be attributed to the nature of the democratic policies of our country. यानी आप सीधा सीधा आप कहेंगे भैया साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो, आखिर क्या कह रहे हो, क्या बता रहे हो और ये कैसे बता रहे हो, ये सारा का सारा जो है हम और एलाबोरेट करके आगे भी बताते हैं कि जो है कि किस तरह जो है हम इसका जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे जो है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जो चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लिंग्विस्टिक स्टेट। आप ये देख रहे हैं ये कंट्री जो है का जो नक्शा आपको ये दिखाई दे रहा है, भारत का जो नक्शा, इसके अंदर ये पहले का जो है आपको जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आजादी के बाद जो है हमारा जो कंट्री जो था ये वो है, और उसके बाद जो है ये जब ये यूनियन टेरिटरी भी बन गई तब जो है ये वो वाला जो है भारत का नक्शा है। तो पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट, यानी जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं वो एक ही राज्य में या रहते हैं और रहना भी चाहते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन आवर कंट्री, यानी हमारे भारत देश का जो है जो लोकतंत्र है वो उसी पे आधारित है, और ये लोकतंत्र की पहली जो है परीक्षा भी है कि हम किस तरह जो है लोगों का जो है साथ देने के लिए उसको जो वो करें। अब बात करेंगे हम जो है क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट की बात कर रहे हैं। सम स्टेट वर क्रिएटेड ऑन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज but to recognize differences based on the culture, ethnicity, and geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. इन जो है हम राज्यों का जो हमने जो गठन किया, उनको क्रिएशन किया वो लिंग्विस्टिक स्टेट के बेस पे जो किया कि जो है नागालैंड के अंदर और उत्तराखंड के अंदर और झारखंड के अंदर जो अलग अलग जो भाषाई जो लोग थे उनके आधार पर जो हमने इन स्टेट को जो है फॉर्म किया और इनको जो हमने बांटा। ये देख रहे हैं भारत के नक्शे पे जो है ये पूर्वोत्तर राज्य के अंदर जो आपको जो नागालैंड दिखाई दे रहा है, इसके साथ साथ ये उत्तराखंड और ये झारखंड। संघीय व्यवस्था कैसे जो है चलती है और कैसे कार्य करती है ये उसके बारे में जो है बिल्कुल और क्लियर आपको बता रहे हैं कि सम लीडर कुछ फेडरल कुछ राष्ट्रीय नेताओं की आशंका ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर द सम टाइम। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए भाषाई राज्यों का विरोध किया और उसका नतीजा क्या निकला, बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट has actually made the country more united. It has also made administrative easier. लेकिन अनुभव ने यह दिखाया कि भाषाई राज्यों के गठन ने वास्तव में देश को और अधिक एकजुट कर दिया, इससे प्रशासन को भी आसान बना दिया गया है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो है ये लिंग्विस्टिक स्टेट हमने जब बनाई लेकिन जो है उससे हमको जो है अच्छे परिणाम ही मिले, हमको जो कोई ऐसा जो है परिणाम नहीं मिला जिससे जो हमको जो है हमारे फेडरलिज्म को जो है किसी भी तरह का जो है कि क्षति हो रही हो या लोकतांत्रिक व्यवस्था की या क्षति हो रही हो। इसमें बात करेंगे हम जो है लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेज पॉलिसी हमारी भाषाई नीति क्या है। हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया, तो अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं फेडरलिज्म से। क्या हमारी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा नहीं, बल्कि हिंदी की मान्यता हमने जो है राजभाषा के रूप में की, और इसके अलावा 21 और भी ऐसी भाषाएं हैं जो कि जो शेड्यूल्ड जो है लैंग्वेज कहलाती हैं, अनुसूचित भाषाओं की श्रेणी में उनको रखा गया है। और केंद्र सरकार के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में एक उम्मीदवार जिनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है, यानी 21 भाषाओं में वो किसी भी एक भाषा के अंदर एग्जाम को जो है दे सकता है। स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्यों की भी अपनी आधिकारिक भाषाएं होती हैं। तो ये बात क्लियर हो गई, ये हमारे देश की लैंग्वेज पॉलिसी थी। ये लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा नहीं है, ये हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे हम जो है राजभाषा के रूप में जानते हैं। बात क्लियर हो गई। और 21 अलग भाषाएं भी हैं जिनके आधार पर हमने जो है उनको जो है मान्यता दे रखी है कि वो कोई भी जो है केंद्र सरकार के पदों के लिए आयोजित परीक्षा के अंदर 21 भाषाओं में किसी एक भाषा को चुन करके अपनी परीक्षा दे सकता है। तो ये हमारे लैंग्वेज पॉलिसी जो थी जो कि जो है फेडरलिज्म से जो है लिंक करती है, फेडरलिज्म के जो है
को जब बढ़ावा देती है। और एलाबोरेट करते हैं हम इसे आगे। इसके बाद जो है हिंदी वर्सेस इंग्लिश। अब बात हो रही है, हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के प्रयोग को फैलाने में बहुत सतर्क रवैया अपनाया। संविधान के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग 1965 में बंद कर दिया गया था। Many non-Hindi speaking state demanded that use of English continue। उन्होंने जो कहा कि इस भाषा को कंटिन्यू किया जाए। और इसके अलावा तमिलनाडु में इस आंदोलन ने जो है व्यापक रूप ही ले लिया, हिंसक रूप ले लिया कि इंग्लिश को जो है बंद ना किया जाए। The central government responded by agreeing to continue to use of English along with Hindi for the official purpose। केंद्र सरकार ने आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का उपयोग जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त करते हुए भी यह जवाब दिया। तो हिंदी वर्सेस इंग्लिश का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि जो है हिंदी हमारी राजभाषा है। तो ये भी एक फेडरलिज्म के जो फीचर को जो है दर्शाता है कि हमारा कंट्री के अंदर जो है फेडरलिज्म यह कंटिन्यू है। और लेकिन इस बात को भी याद रखें कि यह अंग्रेजी का उपयोग 1965 में बंद करना था, किया नहीं, 19 करना था, लेकिन विरोध हुआ तो इसके बाद जो है उसको फिर कंटिन्यू रखना पड़ा। तो ये बिल्कुल ये आपका जो है एमसीक्यू के अंदर भी आने वाले सवालों में से हो सकता है कि कौन से सन के अंदर 19 यह अंग्रेजी को बंद करने का जो है ऑर्डर या आदेश दिया गया, और लेकिन उसके बाद उसे कंटिन्यू कर दिया, रिवोक कर दिया गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो है किस तरह जो है हमने हिंदी का को मिलनसार प्रचार का जब वो दिया। हिंदी का प्रचार प्रसार भारत की सरकार की आधिकारिक नीति बनी हुई थी। राइट और रॉन्ग, सही है या गलत, ये आपको जो करना है। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी और स्टेट वेयर पीपल स्पीक एट डिफरेंट लैंग्वेज। प्रमोशन का मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी थोप सकती है जहां के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। The flexibility shown by the Indian political leader helped our country avoid kind of situation that Sri Lanka finds itself in। जैसा कि श्रीलंका के अंदर ये विवाद उत्पन्न हो गया था, उस तरह के हालत हमारे कंट्री के अंदर नहीं हुए। और उससे जो है हमने जैसे कि 1965 में अंग्रेजी को बंद करने का जो निर्णय लिया, लेकिन उसके बाद उसको रिवोक कर दिया। तो यानी जो है हम एक जो फेडरलिज्म के जो प्रिंसिपल को जो फॉलो करते हुए जो है ये देखते हैं कि जो है किस तरह हमने जो है भाषाओं को जो है अकोमोडेट किया लोगों के भलाई के लिए। देखिए, अब हम बात करते हैं सेंटर और स्टेट की पॉलिसी के बारे में। इन्फ्लुएंस द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन कंट्री। देश में संघवाद की प्रथा को प्रभावित करना था। कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड ऑन लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलोज दिस अरेंजमेंट। सत्ता के को काम में बांटने की संवैधानिक व्यवस्था काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ताधारी दल और इन नेताओं को व्यवस्था में कैसे पालन करना है। यानी सेंटर और स्टेट की पॉलिसी के बारे में जो है ये चर्चा हो रही है कि किस तरह जो है ये संघवाद को जो है प्रमोट करने में सहायक होता है। अब जब बात कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन एंड फेडरलिज्म बिफोर 1990 एंड आफ्टर 1990। बिफोर 90 द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड द मोस्ट ऑफ द स्टेट। एक ही पार्टी ने केंद्र और अधिकांश राज्यों पर शासन किया। ये 1990 की से पहले की बात है। This meant that the state government did not exercise their right as the autonomous federal unit। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival party। प्रतिद्वंदी दलों द्वारा नियंत्रित राज्यों और सरकारों को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार अक्सर संविधान का दुरुपयोग करती है। द अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। इससे संघवाद की भावना को कमजोर होती नजर आती है। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशन जो है बताते हैं फेडरलिज्म की जो है के बारे में और एलाबोरेट करते हैं। आफ्टर 1990 यानी 1990 के बाद की बात है। इस अवधि में कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ और केंद्र में गठबंधन सरकारों की युग की शुरुआत हो गई, जो कि लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। केंद्र सरकार में बनाने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय दलों को कई क्षेत्रीय दलों सहित दलों के साथ गठबंधन करना पड़ा।
इससे सत्ता के बंटवारे और राज्य सरकारों की स्वायत्ता के प्रति सम्मान की एक नई संस्कृति जो है पैदा हुई। ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया और फेडरल सिस्टम। टू और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट फेडरल पावर sharing in India needs the another tier of the government decentralization when power is taken away by the central and state government and given to the local government. लोकल गवर्नमेंट का जो है मतलब एग्जिस्टेंस में आना, ये जो है डिसेंट्रलाइजेशन बताता है, यानी सत्ता का बंटवारा हमने किस तरह किया। हमने पावर्स को जो है डिवाइड कर दिया नीचे वाली या सरकारों के बीच में, नीचे वाली इंडिपेंडेंट सरकारों के बीच में। तो अब और हम एलेबरेट करते हैं इसको जो है। डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन 1992 के अंदर। एक बहुत मेजर जो है डिसेंट्रलाइजेशन का वो हुआ 1992 में, याद रखिएगा बिल्कुल 1992 के अंदर, जिसमें 73-74 के अंदर जो है ये अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान के अंदर। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन करने का जो प्रावधान हुआ। सीट आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी and the executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe, and other backward classes. At least 1/3 of the position were reserved for the women. एक तिहाई सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। An independent institution called the State Election Commission has been created. स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी क्रिएट किया गया। ये सब 1992 के बाद की बात है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड revenue and the local government body. The nature of the sharing varies from state to state. अब और इसे एलाबोरेट करते हैं हम जो है। ये उसी का हिंदी रूपांतरण है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया 1992 के बाद क्या क्या जो हुआ, ये सब जो है आप बिल्कुल ध्यान से जो है इसको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन से जो है साल के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया। ये 1 नंबर वाले सवालों में से आने वाला है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के अगले जो पॉइंट के तरह लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट में रूरल और लोकल गवर्नमेंट और तो पंचायती राज का जो उदय हुआ। इसके बाद शहरों के अंदर अर्बन एंड लोकल गवर्नमेंट के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज की जो स्थापना हुई। ये सब जो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का जो है ही पार्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ग्राम पंचायत और रूरल लोकल गवर्नमेंट। कुछ राज्यों में प्रत्येक गांव या गांवों के समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। ये इसके बाद ये एक परिषद है जिसमें कई वार्ड सदस्य होते हैं जिन्हें अक्सर पंच कहा जाता है, और एक अध्यक्ष या सरपंच कहलाता है। वे सीधे या वार्ड या गांव में रहने वाले सभी वयस्क आबादी द्वारा चुने जाते हैं। ये पूरे गांव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था होती है और ग्राम सभा के समय पर्यवेक्षण में भी कार्य करती है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं, और ग्राम पंचायत में वार्षिक बजट को मंजूरी देने और ग्राम पंचायत के प्रदर्शन में समीक्षा देने के लिए इसे वर्ष में कम से कम 2 या 3 बार मिलना होता है। तो ये हमारी जो है डिसेंट्रलाइजेशन का ही पार्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये सबसे ऊपर जो है जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसके बाद पंचायती समिति इन ब्लॉक लेवल पे होता है, और ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है। यानी 3 स्टेट पे जो है ये काम करती है, 3 स्टेजेस पे जो है काम करती है। इनसे ग्राम पंचायत से मिलकर के ग्राम समिति बनती है, ग्राम समिति से मिलकर के ग्राम जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बनता है। इससे जो है ये ग्राम पंचायत का जो है आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सारी की सारी जो है ये इवेंट है 1992 के बाद बिल्कुल जो है हमारे उसमें फोर्स संविधान में जो है प्रावधान किया गया। अब स्ट्रक्चर को ये समझ लीजिए, ये ग्राम पंचायत है और इसमें पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल होता है। इसके बाद इससे जो है जिला परिषद बनती है। फ्यू ग्राम पंचायत यानी कुछ ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर, वो एक साथ मिलती हैं टू फॉर्म यूजुअली कॉल्ड पंचायत समिति, और द ब्लॉक और द मंडल, वो मंडल और ब्लॉक और मंडल कहलाते हैं। मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया। इस तरह जो है ये स्ट्रक्चर हमारा लोकल गवर्नमेंट का, या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो है जिला परिषद, इससे जो मिलकर बनती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर के ऊपर बात होती है तो जो अक्सर 1 नंबर वाले सवाल जरूर आ सकते हैं।
अब बात करेंगे जिला परिषद। अब जिला परिषद क्या होती है? ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद, और जिला परिषद कहलाती हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जिला परिषद के जितने भी मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द एमएलए ऑफ दैट district and some other official of the district level body are also its member। इनके मेंबर हो सकते हैं जिला परिषद। चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। इस तरह ये जिला परिषद का जो स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं हम अर्बन लोकल या गवर्नमेंट के अंदर। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज फॉर अर्बन एरिया, अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों के अंदर या क्या क्या होता है। म्यूनिसपैलिटी जैसे कि आपकी है घरों पे जो है जो पानी की जो व्यवस्था है, या सड़कों की या छोटी मोटी या गलियों की या देखभाल है, या सफाई की व्यवस्था है, ये सारे म्यूनिसपैलिटी को जो है काम जो दिए जाते हैं। बिग सिटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू द म्यूनिसिपैलिटी corporation. Both municipality and municipal corporation are controlled by the elected body consisting of people representative, municipal chairperson in the political head of the municipality. In a municipal corporation such as officer is called the mayor, और उसका जो है जो मुखिया है वो मेयर कहलाता है। तो ये बिल्कुल आपको ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने जो इसको क्लियर कर दिया आपको जो है इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। इसके अचीवमेंट क्या होते हैं? देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव of the panchayat and the municipality etc. Constitutional status of the local government has helped to deepen the democracy of our country. It has also increased women's representative and voice in our democracy। यानी लोकतंत्र के अंदर यानी महिलाओं का जो है अधिकार दिया गया, उसके अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी अलग पहचान दी गई। और तकरीबन 36 लाख जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटी के अंदर मौजूद हैं। ये हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अचीवमेंट को जो है दर्शाता है। अब हमारे पास चुनौतियां क्या हैं? वाइल इलेक्टेड आर elections are held regularly and enthusiastically, gram sabha are not held regularly. Most of the state government and transferred significant power of the local government, nor have they have given adequate resources. We are the state still a long way from realizing the ideal of the government। तो फेडरलिज्म के सारे कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल एकदम क्लियर कट कर दिए गए। हर स्टेट हर लेवल के गवर्नमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन बता दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। इस तरह ये चैप्टर जो है यहाँ पे जो है कंप्लीट होता है। बहुत अच्छे से जो है ध्यान से ये देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, बहुत ही काम आने वाला जो है चैप्टर है। और जो है ये एग्जाम के अंदर आने वाला है, टर्म 1 के अंदर जो है आने वाला जो है ये लास्ट चैप्टर था जो है। इससे पहले हमने यह बाकी जो है चैप्टर भी आपको जो है डिस्क्राइब कर दिए, डेमोन्स्ट्रेट कर दिए, आपको जब बता दिए। इसलिए अच्छे से करिए और ध्यान से करिए।